नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और नए टॉपिक्स के बारे में, जहाँ पर हम एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले मैंने एक 9 से 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे दी थी कि आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आपको यहाँ मेरी जो पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा और उसे अपने हिसाब से आपके से 1 to 1 इंटरेक्ट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब ये सब तो देख लिया था हमने पुराने में। अब हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम और क्या चीज़ सही समझेंगे। रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। जी हाँ, ये आइंस्टाइन की मास एनर्जी थ्योरम है, जहाँ पर इसने ये कहा था कि एनर्जी बेसिकली मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे लॉस्ट ऑफ मास की बात निकल कर आती है। लॉस्ट मास होता है, तो ये हमारा एनर्जी ऑब्टेन्ड और यहाँ पर निकल कर आती है। तो बेसिकली ये यही बताता है कि जैसे हमने अगर पढ़ा था, ये आपको पता होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन लाइट हमको एक टाइम के बाद देखने को नहीं मिलती है, हमको एनर्जी लगता है कि हम लॉस कर दिए हैं। तो ये सब बेसिकली होता है। तो हमको क्यों ऐसा होता है, और ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी कहाँ गया। तो बेसिकली एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, और बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वही मैं बात करूँ तो वही रिलेशन यहाँ पर दिया जाता है हमको। यहाँ पर एनर्जी, हमारी एनर्जी ऑब्टेन्ड, एनर्जी जो बनी है वो किससे बनी है, मास और सी के स्क्वायर से। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए यूरेनियम से बनाई अपनी एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैंने अपना यूरेनियम लगाकर यूरेनियम से मैंने अपनी एनर्जी बनाना स्टार्ट करी। तो जितना मैं लॉस करूँगा ना एम को, यानी जितना ज़्यादा मैं यूरेनियम दूंगा और जितना यूरेनियम गायब होगा, जितना यूटिलाइज होगा, उससे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एनर्जी डेवलपर दिखाई देगी हमको। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। मैटर कौन कौन से स्टेट के होते हैं यहाँ पर। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम पढ़ते ही हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 7 होते हैं टोटल, लेकिन अगर अभी आप जानना चाहें तो मैं आपको 2 बता सकता हूँ। यहाँ पर +2 भी होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा क्या, बोर्स आइंस्टाइन हमारा बनता है। उसके बाद हमारे पास एक होता है प्लाज्मा। यहाँ पर हमारा बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस नहीं है, WC बोस है। ये हमारे अलग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइंस्टाइन के संग मिलकर, मतलब इन्होंने भी दी थी, आइंस्टाइन ने दी थी, तो मिलाकर इनकी स्टोरी, एक थ्योरी तैयार करी गई, जहाँ पर ये बोला गया है बोस आइंस्टाइन। इसको आगे जाने क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, फ्रस्ट्रेट बोला जाता है, ऐसी करके कुछ बोला जाता है इसको। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ, बोस आइंस्टाइन इसका प्रोडक्ट बोला जाता है, और यहाँ पर प्लाज्मा बोला जाता है इसको। तो ये बेसिकली 2 एलिमेंट्स और यहाँ पर डेवलप कर दिए गए हैं स्टेट। लेकिन आपको यही जानना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा था आपको। फॉर एग्जांपल वुड और आयरन, यहाँ पर बेसिकली क्या है, इनका डेफिनेट शेप है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि हमारे पास एक डेफिनेट यहाँ पर शेप है। तो अब इस शेप से मैं कहीं और जा नहीं सकता। अगर मैं घटा बढ़ा भी दूंगा तो रहेगी तो यही वॉल्यूम ना। तो ये जो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ निकल कर आती है, फिक्स्ड है हमारे पास, ये हम घटाते बढ़ाते नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, और यहाँ पर 2-3 चीज़ें और बोलते हैं हम, जैसे इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया मैटर और एलिमेंट्स, तो बेसिकली जो मैटर है, वो एटम्स हैं, वो बेसिकली एक दूसरे के क्लोजली बाउंड होते हैं। इनके पीछे जो एक इंटरस्टिशियल फोर्स बोलते हैं हम, जैसे ऐसे अगर ऐसे ऐसे बाउंड है, तो ये जो फोर्स है, जो गैप है यहाँ पर, इंटरस्टिशियल गैप, ये काफ़ी कम होता है। और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं आपस में, तो ये चीज़ निकल कर आती है। और जितने ज़्यादा क्लोजली बाउंड होंगे उतना ज़्यादा वो उसकी डेंसिटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल गैस में सबसे कम होते हैं, मतलब गैस के जो एलिमेंट्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इस वजह से हमको ये देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड एक चीज़ याद रखना अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, कि लिक्विड एंड गैस दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। अब कैसे कहेंगे सर आप गैस फ्लूइड कैसे है, तो फ्लूइड बेसिकली होता है तरल। अब तरल का मतलब ये निकल कर आता है कि जैसे मैं बात करूँ LPG की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, तो वो क्या होती है, बेसिकली वो गैस होती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर एक किस में स्टोर होती है, सिलेंडर के अंदर हमें, वहाँ पर हमें लिक्विड फॉर्मेट में स्टोर मिलती है।
तो भी लिक्विड फॉर्मेट में स्टोर कैसे मिल रही है, क्योंकि वो कंप्रेस की जाती है। सीएनजी क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है। तो ये सब जो हमारे पास गैसेस निकल कर आती हैं, इनको हम लिक्विड में की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, क्योंकि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम फ्लूइड कहते हैं इसको। और इसकी लिक्विड की एक बात खासियत और होती है कि इसका कोई अपना शेप नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिल्क लूँ, वाटर लूँ, या मैं ऐसा कुछ चीज़ लूँ, अगर मैं भले ही मैं वो ले लूँ, आप मान के चलिए मैं चाहे दही ले लूँ, चाहे कुछ भी ले लूँ, मैं हनी ले लूँ, तो यहाँ पर इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रखूँगा तो सरफेस टेंशन से या जो भी होगा अपना मतलब मैक्सिमम एरिया एक्वायर करने के लिए या तो वो फैल जाएगा, या मैं किसी बोल में रखूँगा तो उसके जैसा शेप ले लेगा। जैसे जेली होता है, जेली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं, उसमें भी कुछ अपना मिक्सचर डालते हैं, जेली मिक्सचर, उससे हमारा कुछ टाइम बाद बन के तैयार हो जाती है। अगर आप उसको थोड़ा और हार्ड बनाने की कोशिश करें तो आप जिस बोल में बनाएंगे ना, उसी के बोल के शेप का हो जाएगा वो, यानी उसका कोई अपना खुद का शेप नहीं है। आप सर्कुलर बनाएं, सर्कुलर बन जाएगा, आप रेक्टेंगुलर बनाएं तो वैसा बन जाएगा, तो उसका अपना कोई पर्सनल शेप नहीं है। तो यही चीज़ इसकी प्रॉपर्टी निकल कर आती है। चेंज ऑफ मैटर क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और मेल्टिंग का अपना मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम यहाँ पढ़ने ही वाले हैं, तो उसकी आगे ही बात करेंगे। मैं आपको एक जनरल चीज़ बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, वेपराइजेशन बोलते हैं हम इसे। इसके बाद अगर गैस से लिक्विड में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि मैं बात करूँ स्टीम को, जैसे कि अगर मैं आप अगर कभी आपने चाय बनाई हो या पी हो, या आपने नहीं भी बनाई हो, अगर आपने चाय के ऊपर कभी रख दिया हो अपने ऐसे करके कुछ भी चीज़, आपने एक स्टील का कुछ रख दिया हो चीज़, प्लेट टाइप की, तो आपको देखेंगे उस प्लेट के ऊपर जहाँ जहाँ एरिया था उसमें हल्का हल्का आपको पानी देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो स्टीम निकल रही थी ना, गैसियस स्टेट में थी, वो वहाँ पर कंडेंस हो गई थी, तो उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब लिक्विड से सॉलिड जाने को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब अगर डायरेक्ट जंप कर जाए, सॉलिड से गैस में बन जाए, जैसे कपूर, कपूर को जब हम जलाते हैं तो सॉलिड होता है कपूर नॉर्मली, या नेफ्थलीन बॉल जो हम कपड़ों में डालते हैं या किसी चीज़ में डालते हैं, जिससे हमारे कपड़ों के बीच में वो मतलब चीज़ें बदबू ना आए, या बेसिकली इसलिए डाली जाती है कीड़े मकोड़ों के जड़ से। तो वो क्या होती है, बेसिकली कभी ऐसा नहीं होता कि हमें उसकी जगह पानी का छींटा देखने को मिला या पानी देखने को मिला कि वो पहले डिज़ोल्व हुई या पहले वो मेल्ट हुई उसके बाद वो उड़ी। बेसिकली वो डायरेक्ट सॉलिड से हम वो गैसेज स्टेट में चली जाती है, वेपर्स में चली जाती है, उड़ जाती है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सॉलिड से गैस में जाने में सब्लिमेशन। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा बता दे रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होता है, लिक्विड से गैस में जाने में। लिक्विड टू गैस जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। मैंने आपको बताया भी था। बॉइलिंग बेसिकली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो मेल्ट होता है। मेल्ट और बॉयल में कुछ डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट से। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट 1 atm इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा यहाँ पे निकल कर आता है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि डिफरेंट चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं। यहीं पे मेल्टिंग पॉइंट में आगे चीज़ें निकल कर आती हैं कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन बोलते हैं मेल्टिंग की प्रोसेस को। इसके बाद द एमपी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है इतने डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप बात करें जैसे कि मैं पानी को मैं जमाऊँ, तो मैं मान लीजिए मैं एक्स टेम्परेचर पे जमाता हूँ, लेकिन वहीं मैं उसमें चीनी डाल दूँ या उसमें नमक डाल दूँ या शहद डाल दूँ, ग्रीस डाल दूँ, कुछ भी इम्प्योरिटी मिक्स कर दूँ, तो उसको डालने के बाद क्या होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी थोड़े और ज़्यादा नेगेटिव जाने में थोड़ा और कम टेम्परेचर करके हम उसे जमा पाएंगे, नॉर्मली हम उसे नहीं जमा पाएंगे। तो ये हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि हम यहाँ पढ़ते हैं। बॉइलिंग बेसिकली क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल एट 1 atm इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। द बॉयल इज 330 to 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर बॉइलिंग क्या होता है, बेसिकली मेल्टिंग क्या हुआ, जैसे कि मैंने एक लोहा लिया, लोहे को मैंने पिघलाया, मैंने इतना टेम्परेचर दिया, उसको पिघलाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है उसको, ठीक है, हज़ारों में लगता है, तो मैंने उसे पिघला दिया। अब पिघलाने के बाद क्या हुआ बेसिकली कि अब वो पानी बन गया, मतलब लिक्विड बन गया। तो लिक्विड तो बन गया यहाँ पर।
अब मैं उसे और गर्म करता रहूँ तो बेसिकली हमें बबल्स देखने को मिलेंगे, हमें एक साइकिल देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। तो ये सब देखने को मिलेगा हमें। तो उसमें कुछ ऐसे बुलबुले टाइप के निकलेंगे, बुलबुले नहीं बोलूँगा मैं उसे, बबल्स बोलूँगा। तो बबल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो वो मतलब हीट इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब वो उबलना चालू हो गया है। तो इसी उबलने को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर की होती है। अब अगर वो आयरन दे दे आपको पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन हो तो आप गलत लगा के आएंगे उसे, आप नहीं लगेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यहीं से आपकी चीज़ें गलत होना स्टार्ट हो जाती है। माफ़ करिएगा। तो मैं अब आगे आपको अलग से आगे चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सब अलग थोड़ा सा टॉपिक निकल कर आता है हमारा, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।